नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT आर्ट 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्यतः हल्के से गहरे तक के उपयोग को इसमें देखा जाता है। एंड द ऑप्शंस आर ए तेल रंग, बी जल रंग, सी एनिमल पेंट, डी ऊपरी कोहिनी। Usually light to dark application method is followed in, the options are oil color, B watercolor, C animal paint, D none of the above। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेथड एंड मटेरियल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है तेल रंग। तो ऑयल कलर है क्या, हमको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑयल कलर एक मेथड है पेंटिंग करने का, और इसका इस्तेमाल लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल को मिलाकर किया जाता है, और जो अनुपात रहता है वो 50-50% होता है। वहीं बात अगर हम इसके थोड़ा सा आगे जाके ओरिजिन की करें, तो हम 12th सेंचुरी यूरोप में देखते हैं कि ऑयल कलर का इस्तेमाल जो आर्ट एंड क्राफ्ट के पीसेस होते हैं, यूजफुल थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपके टॉयज हो गए, फ्लावर वास हो गया, और भी बहुत सारी जो जितनी भी उपयोगी चीजें होती हैं उनको पेंट करने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परा कलर्स। ऑयल कलर का उपयोग एज एन आर्टिस्टिक मीडियम 15th सेंचुरी में यूरोप में देखने को मिलता है। एक आर्टिस्ट है जेनविन आइक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑयल कलर का यूज पेंटिंग में किया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ऑयल पेंटिंग। वही बात अगर मैं इंडिया की करूं, तो इंडिया में आप सभी जैसे कि जानते ही होंगे कि राजा रविवर्मा वॉज द वन जिसने सबसे पहले ऑयल कलर का इस्तेमाल पेंटिंग करने के लिए किया था। तो अब जैसे कि अब हमने ऑयल कलर इंडिया में कैसे आया, जैसे अभी हमने राजा रविवर्मा की बात करी, तो अब हम इसकी दो छोटी छोटी टेक्निक को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 इज इम्पेस्टो, नंबर 2 इज एनकॉस्टिक। आप सभी जानते होंगे कि इम्पेस्टो टेक्निक जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑयल कलर है, जिसको नाइफ की हेल्प से कैनवस पे लगाया जाता है, जहाँ पे पैचेस विजिबल रहते हैं। वैन वॉक की पेंटिंग में और इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल के जो आर्टिस्ट थे उनके काम में आप ये सब देख सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात करूं एनकॉस्टिक प्रोसेस की, तो एनकॉस्टिक प्रोसेस में जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, उसको हल्का सा मेल्ट करके ऑयल कलर के अंदर मिलाया जाता है, एंड देन उसका इस्तेमाल कैनवस पे किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है एप्लीकेशन की, जिससे ये जो क्वेश्चन है रिलेटेबल है। तो जब हम ऑयल कलर से काम करते हैं तो हम डार्क टू लाइट जाते हैं, यानी कि पहले हम डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर व्हाइट कलर मिलाकर लाइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमको सेकंड ऑप्शन दे रखा है जल रंग। तो जल रंग क्या है? जल रंग अगेन ये एक मीडियम है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है काम करने का। बहुत सारे आर्टिस्ट जल रंग में काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जल रंग का इस्तेमाल यानी कि वाटर कलर का इस्तेमाल इंडिया में सबसे पहले 19th सेंचुरी कंपनी स्कूल के टाइम पर देखा गया था। और अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं इसके बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को एसोसिएट करके, तो 18th सेंचुरी यूरोप में हमको इसका एक्सटेंसिवली यूज देखने को मिलता है। और द फादर ऑफ वाटर कलर हैं पॉल सेंडबाय, जो कि अगेन एक यूरोपियन लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। और अब अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, तो वाटर कलर को लाइट टू डार्क किया जाता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि एनिमल पेंट। एनिमल पेंट ऑयल कलर का ही एक लिक्विड वर्जन है। इसको भी मेटल, ग्लास, सेरेमिक, अनेक जितने भी वस्तु वगैरह होती है इनको कलर करने के लिए किया जाता है। ये ऑयल कलर के मुकाबले जल्दी सूखने वाला मीडियम है। तो अब जैसे कि हमने इसके आपने देखा जैसे कि जिस तरह से अब हमने इसके ऑप्शंस को डिस्कस करा है, तो अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते हैं कि सामान्यतः हल्के से गहरे यानी कि लाइट टू डार्क एप्लीकेशन किसके अंदर फॉलो होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर कलर के अंदर फॉलो होती है, तो द राइट आंसर इज वाटर कलर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द सेकंड क्वेश्चन इज, जामनी रॉय यहाँ से थे, एंड द ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। जामनी रॉय वॉज फ्रॉम ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी कर्नाटक, एंड डी तमिलनाडु।
तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले कि जामिनी रॉय कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में प्राप्त की, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जामिनी रॉय वॉज द इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, जो अपने कालीघाट शैली के प्रभावों से युक्त बनाए गए अपने कामों को लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1887 कोलकाता के बांकुरा जिले में हुआ और बचपन से ही ये रूरल कोलकाता के फोक आर्ट और ट्रेडिशन को देखते हुए बड़े हुए। बात अगर इनकी अर्ली एजुकेशन की जाए तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी कला की एजुकेशन, आर्ट की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से प्राप्त की। वहां पर इन्होंने अकेडमिक रियलिज्म सीखा, किसके अंडर रहकर? अविंद्रनाथ टैगोर के अंडर रहकर, और वहीं से उन्होंने उनसे इंडियन आर्ट और हेरिटेज की भी समझ हासिल करी। अब अगर मैं यहाँ पर इनके कामों के बारे में बात करूँ तो हम देखते हैं कि इनके काम मोटा मोटी 3 सेक्शंस में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने अकेडमिक रियलिज्म को फॉलो किया। एंड सून आफ्टर अराउंड 1910 यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में इनका जो रुझाव है वो इंडिया के जो फोक ट्रेडिशंस हैं, फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, उनकी तरफ बढ़ गया। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, कालीघाट चित्र शैली हो गई, उसके बाद फिर इन्होंने जैन मिनिएचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद फिर रूरल पट्टचित्र जो थे, संथाल के कल्चर से भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेराकोटा टेम्पल के जो स्कल्पचर्स थे विष्णुपुर में जो सिचुएटेड है, वहां से भी इनकी शैली पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं अराउंड 1930 की, तो हम देखते हैं कि इनका झुकाव, इनका रुझान बाइजेंटाइन मोजाइक्स जो है उनकी तरफ भी बढ़ा और वहां के इन्फ्लुएंस को अपने काम के अंदर इन्वॉल्व किया और कह सकते हैं कि प्रभावित हुए। तो अब मैंने आपको इनका जो बेस है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इनका स्टाइल क्या था, कहाँ से थे, कहाँ से एजुकेशन ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब भी हम किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमको उसका बैकग्राउंड, उसका इन्फ्लुएंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों को बोलते हैं डिकोडिंग। अनटिल अनलेस आप किसी चीज़ को डिकोड नहीं करते हैं तो एग्जाम में अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आपको लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने बोला उनके अर्ली काम के बारे में, और फिर देन अराउंड 1910 में 1910 में इनका जो रुझाव है, जो रुझान है वो फोक आर्ट ट्रेडिशंस की तरफ बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है, जब कोई एक आर्टिस्ट एकेडमिक रियलिज्म को फॉलो कर रहा है तो अचानक से वो अपनी जो आर्ट फॉर्म्स है जो रूरल एरिया पे लोकल लोगों द्वारा बनाई गई है तो उसमें वो इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? वो आर्टिजन्स जो है हमारे रूरल इंडिया के, उनके साथ मिलकर वो ऐसा क्यों काम कर रहा है? तो इस अप्रोच के लिए हम देखते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी का एक टाइम था जहां पर ब्रिटिश राज चल रहा था और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, इंडिया में आ गए थे, इन्होंने कब्जा कर लिया था और ये लोग यहाँ पर आर्ट स्कूल्स को भी इन लोगों ने खोल दिया था। और जितने भी आर्ट स्कूल्स में वहाँ पे क्या प्रैक्टिस हो रही थी, वहाँ पर अकेडमिक रियलिज्म फॉलो हो रहा था। चलो ठीक है, आप अकेडमिक रियलिज्म फॉलो कर रहे हो, आपका ये कल्चर है, आप इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, मगर ये चीज गलत है कि आप जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर जो चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जहां के लोग आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, आप उन्हीं के कल्चर को, उन्हीं के ट्रेडिशंस को, उनकी भाषा को, उनकी बोली को, उनकी समझ को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो जितने भी आर्ट कॉलेजेस थे, जैसे मद्रास है, आपका लखनऊ है, जितने भी मुंबई में भी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने हमारे आर्ट कल्चर ट्रेडिशंस को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग फिजिकल रियलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे और जैसे कि आप जानते हैं इंडियन आर्ट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल रियलिटी, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। हमारे जो बच्चे थे उस टाइम, हमारे जो आर्ट प्रैक्टिशनर्स थे, वो हमारे आर्ट के बारे में ही नहीं जानते थे, वो बस आंखें बंद करके इन सब चीजों को फॉलो कर रहे थे। तो अब क्या होता है, फिर अब कुछ टाइम बाद E.B. हेवल आते हैं, उसके बाद आपकी सिस्टर निवेदिता आती हैं, फिर उसके बाद कुमार स्वामी आते हैं, फिर लेटर ऑन आपको गांधी भी दिखेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये रिवाइवलिज्म
में विश्वास रख रहे हैं, ये रिवाइव कर रहे हैं कि भाई जो हमारी जो खुद की जो आर्ट है, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स, आप उनको मत भूलो, आप उनको फॉलो करो, वही क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर बुक्स लिखी जा रही हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स छप रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मास तक हम लोग पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो अब क्या करते हैं जामनी रॉय, अब जामनी रॉय की भी अब समझ विकसित हो रही है और इसके अलावा वो अपना एक नया स्टाइल डेवलप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनको मैन ऑफ मशीन भी बोला जाता है, ये बहुत जल्दी जल्दी अपना काम प्रोड्यूस करते थे। तो अब क्या हो रहा है, ये अब जामनी रॉय जो है ये भी अपने कल्चर की तरफ, अपने रूट्स की तरफ वापस लौट रहे हैं। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी पेंटिंग को कैसे पढ़ा जाता है। अब इस पेंटिंग के कंपैरिजन में मैं अब यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर रही हूँ, जो एक रैंडम सी स्लाइड मैंने उठाई है, वो कालीघाट की है, कालीघाट स्टाइल की स्लाइड है। तो आप अब यहाँ पे देखिए कैसे किस तरह से बोल्ड, एंगुलर, शार्प लाइंस का इस्तेमाल जामनी रॉय ने किया है। वेल डिफाइंड पोस्चर है, प्राइमरी कलर का यूज किया गया। अच्छा, इनकी जो कलर पैलेट है बहुत लिमिटेड रहती है जामनी रॉय की, इन्होंने बहुत ही लिमिटेड कलर्स का इस्तेमाल किया है। बेसिकली आपको यहाँ पे प्राइमरी कलर्स ही देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें जितने भी इन्होंने इंसिडेंट्स शो किए हैं, वो सारे लगभग जस्ट अप पोजिशंस में आपको देखने को मिलेंगे। बात अगर इनके यहाँ पे इस काम के बैकग्राउंड की जाए तो यहाँ पे आपको डेकोरेटिव एलिमेंट्स, फ्लावर एंड फोलिएज दोनों देखने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है रूरल इंडियन आर्ट का, राइट। अब उसके अलावा मैं अगर सेकंड स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर आप सेकंड स्लाइड देख सकते हैं, मैडोना एंड बेबी जीसस, अगेन जो कि गॉश ऑन पेपर है, 1940 में बनाई गई है, जो इनका मतलब कि बहुत ही लेट का पीरियड माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए बाइजेंटाइन मोजाइक का जो इफेक्ट है, कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इन्होंने गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है। वाइड ओपन आईज आप देखिए मडोना की एंड जीसस क्राइस्ट की, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जैन मिनिएचर आर्ट का और जैन मिनिएचर पेंटिंग का, जो कि जो आपने अगर आप नेशनल म्यूजियम कहीं गए हो या फिर कभी आपने देखा हो तो कल्प सूत्र में जैसे कि एक एपिसोड है बर्थ ऑफ महावीर का, जो नेशनल म्यूजियम में है, ये तो खैर मैंने कई बार देखा ही है, तो आप भी गूगल कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। तो ये सारे इन्फ्लुएंस आपको रूरल आर्ट और जितने भी हमारे इंडियन आर्ट स्टाइल्स हैं उनको लेकर उन्होंने अब काम किया है। बेसिकली ये इंडिजीनियस स्टाइल और जितना भी प्रिमिटिव कल्चर है हमारा, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको राष्ट्रवादी कलाकार भी बोला जाता है, क्योंकि ये उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नेशनलिज्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर अब हम बढ़ते हैं अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन वाज जामनी रॉय कहाँ से थे, तो द आंसर इज वेस्ट बंगाल, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही ये बता दिया था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो वर्क का जो कलेक्शन है वो NGM में, नई दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी देखा जा सकता है। मैंने कई इनके काम देखे हैं, वहां पर गोपनी है, मदर एंड चाइल्ड है, 3 वुमेन है, क्रूसिफिक्शन है। जब मैं अराउंड आई थिंक 2 साल पहले मैं वहां का कलेक्शन देखने गई थी, तो वहां पर उस वक्त ये सब अवेलेबल था। खैर उनकी वेबसाइट पे जाकर भी आप इनके ओरिजिनल्स काम को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the third question is मधुबनी क्या है? ऑप्शंस आर ए लोक कला, बी लघु चित्रकला, सी कलाकार का नाम, डी ऊपरी कोई नहीं। व्हाट इज मधुबनी? ऑप्शंस आर ए फोक आर्ट, बी मिनिएचर आर्ट, सी नेम ऑफ द आर्टिस्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मधुबनी क्या है, इसको जानने से पहले आप जरा एक बार ऑप्शंस की तरफ देखिए। ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं कि लोक कला, लघु चित्रकला एंड देन कलाकार का नाम तो नहीं है एंड डी भी कट जाएगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले लोक कला। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लोक कला यानी कि लोगों की कला। तो सामान्य लोगों द्वारा बनाई जाने वाली कला जो उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों को दर्शाती है, वह उनको अभिव्यक्त करती है, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, उसको लोक कला कहते हैं। लोक कला का अंकन किसी खास पर्व, त्योहार या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, सेरेमनी, शादी भी हो सकता है वो, के ओकेजन्स पर मांगलिक दृष्टि से किया जाता है।
अब देयर आर सो मेनी फोक आर्ट फॉर्म्स, जैसे कि अब राजस्थान की हम बात कर ले, वहां पे आपको फड़ मिलेगा, और फिर नाथ द्वार भी आपको वहां पे देखने को मिलता है। उड़ीसा में आपको पट्ट चित्र मिलेंगे, रंगोली है, मांडना है, नंबरलेस बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको इसमें मिलेगा। तो वहीं अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो जो लोक कला होती है ये किसी न किसी प्रथा से जुड़ी होती है। और अगर मैं बात करूं प्रथाओं की, तो प्रथाओं के अनुसार शुरुआत होने का जो समय है ये बहुत ही पहले का माना जाता है, मतलब बहुत हजारों साल पुराना भी हो सकता है, कुछ 100 साल पुराने भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बाकी अक्सर जितनी भी फोक आर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, जितनी भी फोक आर्ट्स का ओरिजिन ट्रेस करने जाएंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि ये बहुत हजारों साल पुरानी है, बहुत टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया इसका। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे लघु चित्रकला की बात की है। तो लघु चित्रकला यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लघु मतलब छोटा, मिनिएचर मतलब मिनी मतलब छोटा, पेंटिंग और पेंटिंग। तो जो मिनिएचर पेंटिंग होती है वो एक बहुत ही डिटेल्ड और मतलब स्मॉल टाइप ऑफ पेंटिंग होती है, जिसको यूजुअली सिंगल हेयर ब्रश के माध्यम से किया जाता है। और अगर मैं बात इसकी शुरुआत की करूं तो इंडिया में मिनिएचर आर्ट की जो शुरुआत है वो 8th सेंचुरी में हम देखते हैं, जब ये बौद्ध पांडव लिपियों में इस्तेमाल में लाई गई थी। अब अगर बात में यहाँ पे मधुबनी की करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मधुबनी क्या है। तो जो मधुबनी है ये बिहार के मिथिला राज्य की एक बहुत ही ज्यादा फेमस लोक कला है, जिसको अक्सर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ट्रेडिशनली ये जो फोक आर्ट फॉर्म है दीवारों पे की जाती थी, घरों की दीवारों पे जो झोपड़ियां होती थी अक्सर लोगों की, वहां पे उनको जो है गोबर से लीप कर फिर उनके ऊपर ये बनाई जाती थी। आजकल तो आप देख सकते हो कपड़े पर, कैनवस पे, साड़ी पे, देयर नंबरलेस मीडियम्स हैं जिनके ऊपर ये की जाती है। तो अब मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो अगेन हमको प्रथाओं के अनुसार हमको सुनने में आता है कि ये रामायण काल से चली आ रही हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मधुबनी आर्ट है ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही रिच इन कलर है। पूरा जो जितना स्पेस होता है एकदम कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ा जाता है इसमें, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ये देखने में। और बेसिकली जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उस पर ये बनाई जाती है। और जितने भी इनके सब्जेक्ट मैटर होते हैं आपको रिलीजियस थीम्स ही मिलेंगी ज्यादातर, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, और उसके अलावा जितने भी देवी देवताओं को ये लोग मानते हैं उनके ये जो है दृश्य बनाते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा नाम लेना चाहूँ तो जैसे कि सीताराम हो गया, काली हो गई, दुर्गा हो गई, शिव पार्वती, गणेश, गौरी गणेश, तुलसी विवाह, उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, फ्लोरा, फोना, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जितनी भी आर्ट है मधुबनी आर्ट जितनी भी है सारी सिंबल्स पर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है आप इंडियन आर्ट में बात आप फोक आर्ट की करो, क्लासिकल की करो, मिनिएचर, कुछ भी आप उठा लीजिए, लगभग हर जगह आपको सिंबल मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मधुबनी में क्या देखने को मिलता है, कुछ सिंबल्स हैं जो बहुत ही, जो मोटिव्स हैं इनके बहुत ही कॉमन है। जैसे कि आपके पास आपका फिश बहुत बनाते हैं, मधुबनी में फिश बहुत बनाते हैं, पीकॉक आपको देखने को मिलेगा, लोटस आपको देखने को मिलेगा। तो इनका क्या मतलब है, फिश मतलब फर्टिलिटी का सिंबल है, एंड देन आपको लोटस प्रोस्पेरिटी का सिंबल मिलेगा। उसके बाद आपको पीकॉक लव, डिवोशन का ये जो है सिंबल देखने को मिलेगा। और इसके बाद जितने भी कलर्स, जो भी इनकी टेक्निक होती है, सब टोटली ये नेचुरल चीजों के इस्तेमाल से बनाते हैं। जैसे कि पीला हो गया या तो हल्दी का इस्तेमाल कर लिया, अब रेड कलर है तो फिर कहीं से जो भी फूल अवेलेबल है उसके अंदर गोंद मिला लिया, और उसको जो है गोंद बाइंडर के जैसे भी काम करता है, बाइंडर के तौर पे काम करता है, तो गोंद को मिला लिया इन्होंने। और उसके बाद फिर जो है केले के पत्ते हो गए, पीपल की छाल हो गई, मतलब बहुत सारा, काला है तो चलो जो है काजल जैसे बनाते हैं उसकी टेक्निक का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ब्रश की बात करें तो वो भी बांस का कोई टुकड़ा ले लिया, उसको आगे से उसको बहुत पैना कर दिया, उसकी नोक बना ली और उससे जो है काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हमने इनके सब्जेक्ट मैटर की बात करी, हमने इनके किस तरह से रंग इस्तेमाल होते हैं, जो इनकी टेक्निक होती है उनके ऊपर हमने बात करी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए अब आप कोई भी आर्ट पढ़ते हैं, मॉडर्न हो गया,
मिनिएचर हो गया, इवन टेम्पल आर्किटेक्चर, कुछ भी, बीट एनीथिंग, आपको इनके हर चीज का एक क्लासिफिकेशन होता है, हर चीज को हम पार्ट्स में बांटते हैं और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके द्वारा अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो अगर आपको उसकी क्वालिटीज पता है तो आप पहचान जाओगे। आज जामिनी रॉय की जैसे मैंने बात करी, जामिनी रॉय को शक्ल से कोई नहीं पहचानता, उसके काम से उसको पहचानते हैं। सेम यहाँ पे चीज भी अप्लाई होती है। अब मैं यहाँ पे मधुबनी की बात कर रही हूँ, तो मधुबनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मधुबनी में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है बॉर्डर हमेशा आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर देखने को मिलेगा, डबल लाइन बॉर्डर देखने को मिलेगा, कोई भी स्पेस इस आर्ट फॉर्म में लेफ्ट नहीं होगा, पूरा पेज भरा होगा, या फिर अगर वॉल पे बना है पूरा वॉल भरा होगा। वहां पे फ्लोरा फोना ऐड कर देंगे भरने के लिए, फिलिंग्स करने के लिए, या फिर जो है मोटिव्स यूज कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कोई स्पेस, नो स्पेस इज लेफ्ट। उसके अलावा जितने भी फिगर्स होते हैं साइड प्रोफाइल में आपको दिखाए जाएंगे। फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो एक्सेजरेट होते हैं, बोल्ड यूज ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलता है, डेकोरेटिव पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर सम क्वालिटीज, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और अब अगर हम इनके स्टाइल्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली 5 स्टाइल्स इंक्लूडिंग भरनी, कचनी, कोबर, तांत्रिक एंड टाटू। अब मैं अगर इनको एक्सप्लेन ज्यादा करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। खैर, अब हम आगे जब सेपरेटली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में उसके बारे में पढ़ाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फेमस आर्टिस्ट मधुबनी की कौन है, तो सीता देवी इज द वन, उनको पद्मश्री मिला है 1981 में। बार बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस में कई बार पूछा भी जाता है, सीता देवी भी मेंशन होता है। उसके बाद जगदम्बा देवी भी एक मधुबनी आर्टिस्ट है और ये पहली ऐसी लेडी है जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, और उसके साथ साथ इनको पद्मश्री भी मिला है 1975 में, यानी कि सीता देवी से पहले इनको काफी रिकॉग्निशन मिला है इस काम के लिए। और उसके अलावा गंगा देवी है जिनको अगेन पद्मश्री मिला है 1984 में। देन महासुंदरी देवी है जिनको अगेन पद्मश्री मिला है इन 2011 में। तो हमें उम्मीद है जो इसके बेसिक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इंक्लूडिंग इसका स्टाइल है, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ओरिजिन है, और किन किन ओकेजन्स पे इसके सब्जेक्ट्स मैटर्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लौटते हैं अगेन अपने क्वेश्चन पर। तो मधुबनी कला क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मधुबनी कला एक लोक कला है, तो राइट आंसर इज ए, लोक कला। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपनी पेंटिंग क्या है? ऑप्शंस आर ए यथार्थवादी चित्रकला, बी लघु चित्रकला, सी अमूर्त चित्रकला, डी भित्ति चित्र। व्हाट इज कंपनी पेंटिंग? ऑप्शंस आर ए रियलिस्टिक पेंटिंग, बी मिनिएचर पेंटिंग, सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, डी वॉल पेंटिंग। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाने से पहले कंपनी पेंटिंग क्या है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, जिसको हम पटना कलम के नाम से भी जानते हैं, 19th सेंचुरी में फ्लरिश हुई थी। और बेसिकली ये एक हाइब्रिड स्टाइल है। हाइब्रिड स्टाइल ऑफ किसका? हाइब्रिड स्टाइल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट एंड देन यूरोपियन एकेडमिक आर्ट स्टाइल, राइट। इसको हम एंग्लो इंडियन स्टाइल भी बोलते हैं, यानी कि आधा इंडियन और आधा यूरोपियन। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस शैली का विकास भारतीय मिनिएचर स्टाइल व यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ, और इसकी शुरुआत कब देखी जाती है? 19th सेंचुरी में हम इसकी शुरुआत देखते हैं। अब इस स्टाइल को समझने के लिए आप थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मुगल आर्ट है या फिर मुगल आर्ट स्कूल जो है उसका डिक्लाइन होता है, और फिर कैसे अराउंड 18th सेंचुरी में जितने भी आपके पहाड़ी मिनिएचर स्कूल है इनका फ्लरिशमेंट होता है। ये जितने भी आर्टिस्ट मुगल कोर्ट में काम कर रहे थे वो सारे अब काम की तलाश में पहाड़ों की तरफ चल जाते हैं, जैसे जम्मू, जसरोटा, कांगड़ा, बहुत सारे हैं एटसेट्रा। तो वहां पर ये चले जाते हैं और वहां पर काम करते हैं।
जाते हैं। अब क्या होता है कि अब सून आफ्टर दैट ये सारे जितने भी ब्रिटिशर्स हैं हमारे पास हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों का राज हो जाता है। ये ब्रिटिश ईस्ट कंपनी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा कूटनीति रचते हैं और जितने भी ये पहाड़ी आर्ट सेंटर्स हैं यहाँ पर भी जो है इनके राजा महाराजा हैं ये भी अपनी सत्ता खोने लगते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये अब ये जितने भी आर्ट सेंटर हैं पहाड़ी के ये भी सारे लगभग डिमोलिश होना शुरू कर देते हैं। अब ये आर्टिस्ट जो है फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो अब ये काम की तलाश में क्या करते हैं, फिर अब ये इधर उधर जाने लगते हैं जहाँ भी इनको काम मिल जाए। जैसे कि अब ये आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं दिल्ली आ जाएंगे, उसके बाद फिर लखनऊ आ जाएंगे, छोटे छोटे जितने भी शहर हैं वहाँ पर, ये कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, ये सारे वहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाके इन आर्टिस्ट के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट ये जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये काम कर रहे थे, तो अब ये लोग इनको संरक्षण देते हैं, यानी कि अपने अंडर इनको काम कराने के लिए बोलते हैं कि आप आइए हमारे लिए काम कीजिए। अब जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अब ये एकेडमिक रियलिज्म में विश्वास करते हैं, फिजिकल रियलिटी पे जो है विश्वास करते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप हमारे लिए ऐसा काम कीजिए, यानी कि रियलिस्टिक जो है मैनर का काम कीजिए। तो अब क्या होता है, अब इससे क्या होता है, वो आर्टिस्ट जिन्होंने जो है हमेशा से मिनिएचर में काम करना शुरू कर दिया, अब जितने भी इनके जो एलिमेंट्स हैं, यूरोपियन आर्ट के जो एलिमेंट्स हैं इनके काम में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल रियलिटी आपको देखने को मिलती है, पर्सपेक्टिव आ जाता है, वॉल्यूम आ जाती है, काम में शेडिंग आ जाती है। तो दीज वर द एलिमेंट्स जो अब यहाँ पर काम के अंदर ऐड हो गए हैं। तो इसीलिए हम जो है इसको कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे, अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने इसको संरक्षण दिया था, तो इसलिए हम इसको कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की करूँ तो ठीक है, आर्टिस्ट आ गए हैं, संरक्षण मिल गया है, काम होना शुरू हो गया है, और अब यहाँ पर आपको वाटर कलर ऑन पेपर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जितने भी आर्टिस्ट हैं गौश में काम कर रहे हैं, टेम्परा में, ओपेक में, इन सब मीडियम्स में काम कर रहे हैं, पर अब ये डायरेक्ट जो है वाटर कलर ऑन पेपर इनका काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। वॉट्समैन पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेपर भी था उस टाइम, इंग्लैंड में बनता था, वो यहाँ पे जो है लाया जाता था और यहाँ पे फिर आर्टिस्ट जो है काम करते थे। अब ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये हमारा जो लैंडस्केप है, जो हमारी इंडियन आर्ट है, कल्चर है, लोगों का तरह तरह का पहनावा है, बोली है, भाषा है, खाना है ना, फोक डांस है, अलग अलग सेरेमनीज हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, कितनी सारी वेराइटीज आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि अरे वाह यार, मतलब इनका तो बिल्कुल मतलब कि रहना खाना कितना अलग है, मतलब कितने रिच इन कलर्स हैं ये लोग, सब 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 एकदम अलग है। आप उनके कॉस्ट्यूम से पहचान सकते हो कि वो काम क्या करते हैं, राइट। उसके अलावा इनको डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए भी आर्टिस्ट चाहिए थे, कि क्योंकि अब जहाँ पर आप अपना जो है अपनी सत्ता जमाने जा रहे हो, आपको वहाँ की लोकेशंस तो पता होनी चाहिए कि वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, लोग कैसे हैं, लोगों की अब किसी को नीचे करने के लिए ना, किसी के ऊपर पावर जमाने के लिए उसकी जड़ें भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें यही कर रहे थे। यहाँ पर जो है सर्वे भी कर रहे थे कि आसपास कौन सी वनस्पतियां हैं, इन सब चीज़ों का भी मतलब जो है ये रिकॉर्ड रख रहे थे, हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे थे। तो उन्होंने एल्बम क्रिएट किया और उस दौरान बहुत सारे वर्कशॉप भी आसपास खुलने लग गए थे और बहुत सारे आर्टिस्ट कंपनी स्कूल के अंडर आकर काम करने लग गए थे। तो अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जैसे मैंने भी बताया कि हमारे इंडियन लाइफस्टाइल को लेकर ये लोग काम कर रहे थे, फेस्टिवल्स को डिपिक्ट कर रहे थे, हमारे जितने भी सेरेमनीज होती हैं उनको बना रहे थे, फ्लोरा फौना को बना रहे थे, हमारे लैंडस्केप को बना रहे थे। और ये जो आर्टिस्ट थे सबसे ज़्यादा सेवक राम, ये कई बार पूछा जाता है, नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो है सेवक राम जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो सेवक राम बहुत ज़्यादा वेल नोन आर्टिस्ट है जो कंपनी स्कूल के अंडर काम किया करता था, और ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रूरल सीन्स हैं, उसको बनाने के लिए ये एकदम एक्सपर्ट था। इसने बहुत ही एक्सटेंसिवली कंपनी स्कूल के साथ काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपका हुलास लाल आता है जो कि 1785 से 1870 के बीच आपको देखने को मिलता है। इसका काम उसके बाद फकीर चंद है, जय रामदास है, शिवलाल है, और उसके अलावा आपको ईश्वरी प्रसाद लास्ट एक्सपोनेंट मिलेगा जो कि 1950 के
टाइम पर जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो है ये आर्ट स्टाइल डिक्लाइन होने लगता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे जाके बहुत सारे आर्ट मूवमेंट होते हैं, बंगाल स्कूल आता है और बहुत सारे नेशनलिज्म हर जगह फैलता है और फिर इसका डिक्लाइन होना, इसकी डिमांड होना बहुत ही जो है कम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कंपनी पेंटिंग क्या है। तो ऑप्शन थे यथार्थवादी चित्रकला, लघु चित्रकला, अमूर्त चित्रकला नहीं है, भित्ति चित्रकला नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यथार्थवादी की, हाँ इसमें रियलिस्टिक अप्रोच का सहारा लिया गया, रियलिस्टिक अप्रोच पर ही बेस्ड काम किया गया। उसके अलावा लघु चित्रकला जो है वहां पे पार्शियली इसको यूज किया, क्योंकि आर्टिस्ट जो थे मिनिएचर आर्टिस्ट थे और मिनिएचर्स के एलिमेंट्स आपको कुछ देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये मिला जुला स्टाइल था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर होगा ए यथार्थवादी चित्रकला, मगर DSSB ने इसका आंसर बी ऑप्शन जो है वो सही करार दिया है, यानी कि लघु चित्रकला, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इसका आधा आंसर है। इसका पूरा ऐसे होना चाहिए था कि ये एक एंग्लो इंडियन स्टाइल है या फिर हाइब्रिड स्टाइल है। लेकिन इन्होंने जो एक आंसर है उसी के इन्होंने दो ऑप्शन बना दिए हैं। तो ये लघु चित्रकला तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ये ठीक है कि यथार्थवादी चित्रकला है। तो आंसर नंबर ए ठीक होगा, बी नहीं। अब ये क्योंकि 2015 का क्वेश्चन पेपर है, तो अगर इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाया होगा बच्चों ने तो फाइनल आंसर की आई होगी, तो हो सकता है कि उसमें इसका करेक्शन किया गया हो, मगर मेरे पास फाइनल आंसर की नहीं है। तो जितना जो मुझे मिला है, जैसे मुझे मिला है, मैंने आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा यथार्थवादी चित्रकला, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कंपनी पेंटिंग क्या है, इसका स्टाइल कैसे है, इसके बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, कौन से सब्जेक्ट मैटर है, काम कैसे कर रहे हैं आर्टिस्ट, है ना, अप्रोच क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज SM पंडित का जन्म हुआ है। ऑप्शंस आर ए गुलबर्गा, बी हुबली, सी मैंगलोरू, डी गदग। SM पंडित वॉज born in, ऑप्शंस आर ए गुलबर्गा, बी हुबली, सी मैंगलोरू, डी गदग। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाने से पहले SM पंडित कौन है, किस चीज के लिए जाने जाते हैं और बेसिकली इनका आर्ट स्टाइल क्या है, किस किस सब्जेक्ट्स को लेकर उन्होंने काम किया है, इनकी अप्रोच क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो SM पंडित का पूरा नाम है संबानंद मुनप्पा पंडित और इनका जन्म कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 1916 में हुआ, यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट हैं। और इनकी मृत्यु 1993 यानी कि लेट 20th सेंचुरी में हुई है। तो SM पंडित बहुत ज़्यादा इतने प्रख्यात नहीं है, एक लेसर नोन आर्टिस्ट हैं और ये इन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ इन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए काम किया है। जिस तरह से राजा रविवर्मा ने जितने भी पौराणिक पात्र हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, उनको लेकर काम किया है। उन्होंने बेसिकली जितने भी हिंदू देवी देवताएं हैं उनको रूप प्रदान किया है, उनको आकार प्रदान किया है अपनी कला के थ्रू। सेम एग्जैक्टली SM पंडित ने भी यही किया है अपने कामों में। इनके अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैटर की, तो इन्होंने इंडियन क्लासिकल थीम्स को लेकर काम किया है, रामायण, महाभारत, पुराण। उसके अलावा इन्होंने रोमांटिक कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पे बनाए हैं, जिसमें राधा कृष्णा, नल, दमयंती, विश्वामित्र, मेनका, ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है। तो अब अगर मैं बात करूं इनकी अर्ली एजुकेशन की और इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो हम देखते हैं इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की है। उसके बाद ये नूतन कला मंदिर में अगेन पढ़ाई करने गए हैं आगे की। और उसके अलावा ये JJ स्कूल ऑफ आर्ट में भी इन्होंने पढ़ाई की है, MV धुरंधर के अंडर जो है इन्होंने पढ़ाई की। और जो इन्फ्लुएंस है इनके काम पे सबसे ज़्यादा जो है राजा रविवर्मा का आपको देखने को मिलता है। और उस टाइम ये पॉल रूबेंस जो है, रेम्ब्रा है, उसके अलावा WE ग्लैडस्टोन है, ग्लैडस्टोन, सोलोमन है, जितने भी रियलिस्टिक अप्रोच के जो बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं। उसके अलावा बात की जाए इनकी पॉपुलैरिटी की, तो ये
जो है कैलेंडर आर्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुए हैं। और ये इंडिया में सबसे पहले एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल किया। ही वॉज द वन जो पोस्टर कलर को लाइमलाइट में लेकर आए हैं इंडिया में, और कि पोस्टर कलर भी एक आर्टिस्टिक मीडियम हो सकता है काम करने का, इन्होंने अपने काम के थ्रू ये प्रेजेंट किया है। उसके अलावा बात करें तो इनके काम के लिए बहुत सारा अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिला है। आगे बात करें तो इन्होंने लाइफ साइज फिगर्स जो है स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी के भी जो है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, और उनके लिए भी इनको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी एक गुलबर्गा कर्नाटक में ही इनके नाम से एक गैलरी है जो इनके बेटे अभी भी चला रहे हैं। गैलरी का नाम है SM पंडित आर्ट गैलरी। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। MS पंडित का जन्म कहाँ हुआ? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, गुलबर्गा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज राजा रवि वर्मा इसके लिए जाने जाते हैं, एंड द ऑप्शंस आर A अमूर्त चित्रकला, B यथार्थवादी चित्रकला, C भित्ति चित्रकला, D मूर्तिकला। द राजा रवि वर्मा इज नोन फॉर हिज A abstract painting, B realistic paintings, C wall paintings and D sculpture। तो अब ऑप्शन से हटकर अगर हम राजा रवि वर्मा के बारे में बात करें तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे कि आप जानते हैं राजा रवि वर्मा सदियों से एग्जामिनर का फेमस बना हुआ है। बहुत ही ज्यादा जो है राजा रवि वर्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी उसके पेंटिंग पूछी जाती है, कभी उसका मीडियम पूछ लिया जाता है, लिथोग्राफिक प्रेस से, ऑयलोग्राफी जो उन्होंने प्रिंट्स निकाले थे उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि ज्यादातर कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ है, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, इनके टीचर कौन रहे हैं, बहुत सारे मतलब आपको भरपूर मात्रा में भर के क्वेश्चन इनके जो है एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और देखने को क्यों भी नहीं मिले, क्योंकि ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट। ये एक पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑयल में काम किया था, और ये अपने पौराणिक दृश्यों को लेकर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। जितने भी पौराणिक देवी देवताएं हैं उनको इन्होंने जो है आकृति प्रदान की थी, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कैलेंडर आर्ट। इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम किया है। अब मैं इनकी जर्नी की शुरू से आपसे जो है डिस्कस करूंगी। तो राजा रवि वर्मा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक केरल के एक छोटे से कस्बे किलीमनूर में इनका जन्म हुआ था 1848, यानी कि मिड 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। और ये एक बहुत ही कल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इनको जो है रामायण, महाभारत, पुराणों का जितना भी ज्ञान है ये इनको विरासत में मिला था। ये अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा जो है संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा निपुण थे। उसके अलावा मैं बात करूँ इनके अर्ली जो टीचर थे, तो इनके अर्ली टीचर का जो नाम था वो राजा राज था, जो बेसिकली इनके चाचा थे, और वो तंजावुर आर्ट में एकदम स्किल्ड आर्टिस्ट थे, और वो जो ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल ऑफ आर्ट है उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मदुरई के जो एक पेंटर थे अलागिरी नायडू, एंड देन जो तंजौर एक पेंटर थे रामास्वामी नायडू, उनके अंडर रहकर भी अपनी शिक्षा दीक्षा जो है प्राप्त की है। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार देखा जाता है कि ऑयल जो इन्होंने सीखा है, ऑयल पेंटिंग, वो थियोडर जेनसन जो कि एक डच पेंटर थे उनसे सीखा है। हालांकि उन्होंने उनको सिखाया नहीं था, उन्होंने बस परमिशन दी थी कि ठीक है मैं बना रहा हूँ, आप पीछे खड़े होकर देख लीजिए कि कैसे एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो उन्होंने ये इतने ज्यादा शार्प माइंडेड थे कि इन्होंने सिर्फ देखने भर से ही वो उस टेक्निक को जो है अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने सीख लिया। तो अब अगर मैं इनके सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने माइथोलॉजिकल जो सीन्स है रामायण, महाभारत, पुराण और जितने भी जो है गाथाएं हैं उनको लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इनके ऊपर थिएटर का भी बहुत बड़ा
इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो जितने भी थिएटर में प्रैक्टिसेस होते हैं, रामायण महाभारत के एपिसोड चलाए जाते हैं, उनको देखकर भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा था। और उसके अलावा ये अपने कैरेक्टर्स को बनाने के लिए मॉडल्स का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते थे। और जो फेमस मॉडल्स हैं उसमें एक सुगंधा बाई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक मूवी भी आई थी रंगरसिया, उसमें सुगंधा बाई का जो है कैरेक्टर बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं उस मूवी को भी इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। और उसके अलावा एक थी राजीबाई मोलगोकर, वो भी एक मॉडल थी। और उसके अलावा इनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल और थी, वो कौन थी ये मुझे आप बताएंगे। तो प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि उनकी एक और फेमस मॉडल थी। और वो क्वेश्चन आ भी चुका है, एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो वो कौन थी मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, क्योंकि अगर आप एक बार लिखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके अलावा जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस जो है घाटकोपर मुंबई में स्टैब्लिश की थी 1894 में। और उसके बाद इन्होंने 1899 में यानी कि कुछ सालों बाद इसको शिफ्ट कर लिया था लोनावला महाराष्ट्र में। तो वहां पे रहकर इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ऑइलोग्राफ में काम किया और बहुत सारे जो है प्रिंट्स निकाले। और आज घर घर में हम इनके काम को देख सकते हैं। बात अगर फेमस पेंटिंग्स की जाए तो ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं अपनी शकुंतला के लिए, मालाबार ब्यूटी के लिए, दमयंती के लिए, जिप्सी के लिए। उसके अलावा एक बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है, कई बार इसका मीडियम भी पूछा जाता है, कि राम वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। अपार्ट फ्रॉम दैट गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन भी इनकी बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। आपको स्लाइड्स में सब देखने को मिलेगी। इनका मीडियम ईयर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। बात अगर मैं इनके काम के कलेक्शन की करूं तो इनका कलेक्शन जो है सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में देखा जा सकता है। उसके अलावा जगमोहन पैलेस, चेन्नई म्यूजियम, उसके अलावा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और केरला के जितने भी प्राइवेट पैलेसेस हैं वहां पे भी इनके बहुत सारे काम आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ही ज्यादा जो है फैक्ट्स का इस्तेमाल किया है और कोशिश की है आपको कंसाइजली जो है इनके बारे में बताने की एज एन स्टोरी, सो दैट आपको याद रहे। विजुअल्स का और माइंड मैप्स का मैं बहुत ज्यादा अपनी स्लाइड्स में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है। मुझे लगता है कि इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमको चीजें ज्यादा याद रह जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था कि राजा वर्मा इसके लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि यथार्थवादी चित्रकला, यानी कि रियलिस्टिक अप्रोच पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज सतीश गुजराल एक कलाकार है और यह भी, एंड द ऑप्शंस आर ए वास्तुकार, बी कला इतिहासकार, सी प्रिंट मेकर, डी संगीतकार। सतीश गुजराल इज एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो एन ए आर्किटेक्ट, बी एन आर्ट हिस्टोरियन, सी प्रिंट मेकर एंड डी म्यूजिशियन। तो यहाँ पर हम इनके ऑप्शंस पे जाने से पहले सतीश गुजराल कौन है, किसके लिए प्रख्यात हैं, इन्होंने कौन से मेथड मटेरियल में काम किया है, किसके लिए जाने जाते हैं, इन सब के बारे में छोटू जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सतीश गुजराल का जन्म 1925 झेलम पंजाब में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। और रिसेंटली हमको इनकी डेथ भी देखने को मिलती है। तो उनकी डेथ कब हुई ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सतीश गुजराल जो है इज वन ऑफ द वेल नोन इंडियन पेंटर, स्कल्प्टर एंड म्यूरलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने ना सिर्फ पेंटिंग बनाई है स्कल्पचर में, बल्कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आर्किटेक्चर में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा म्यूरल्स भी इन्होंने जो है बाहर बेल्जियम, मेक्सिको जैसे सिटीज में जो है इनका काम देखने को मिलता है। तो अब अगर मैं थोड़ी सी इनके बैकग्राउंड की बात करूं, इनकी आर्ट एजुकेशन की बात करूं, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये पढ़ाई के लिए, अपनी आर्ट एजुकेशन के लिए मायो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में गए हैं 1939 टू 1944। एंड देन आपको जे स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने के लिए गए हैं। फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया है और फिर उसके बाद ये वापस जो है इंडिया में आ गए हैं। फिर उसके बाद अगेन ये आगे पढ़ाई
पढ़ाई के लिए मेक्सिको जाते हैं, इनको फेलोशिप भी मिलती है, उसके बाद ये लंदन भी जाते हैं और मतलब अपना जो है काम करते रहते हैं। तो अब अगर मैं इनके स्टाइल्स की बात करूँ तो पार्टीशन के बाद जो इनका काम है उसमें मतलब जो आफ्टर मैथ्स ऑफ पार्टीशन है, पार्टीशन के बाद जो लोगों की दुर्दशा हुई है, जो सफरिंग है लोगों की, वो उन्होंने अपने काम के थ्रू जो है डिपिक्ट किया है। उसके अलावा इन्होंने जली हुई लकड़ियों को अपना बेस बनाकर उस पर भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद फिर ये मेक्सिको चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये लंदन भी जाते हैं जहां पर ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे म्यूरल बनाते हैं। और उसके बाद अगेन ये इंडिया में वापस आते हैं और इंडिया में वापस आके जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमको इनका जो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है जो मतलब बहुत ही मोस्ट फेमस है, उनके नाम है बेल्जियम एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है। देन गोवा यूनिवर्सिटी का भी आर्किटेक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया, इस्लामिक कल्चर सेंटर जो न्यू दिल्ली में है वो भी, एंड देन जो ऑडिटोरियम है कॉलेज ऑफ आर्ट का वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया। हालांकि इनके जो बड़े ब्रदर थे वो इंडिया के देन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब ये 10 साल के थे तो उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता भी खो दी थी। और उसके अलावा जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया। इन सब के लिए इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिला है। और इसमें जो है ऑर्डर ऑफ द क्राउन जो अवार्ड है वो बेल्जियम गवर्नमेंट द्वारा इनको मिला है 1984 में। उसके अलावा द विंसी अवार्ड भी मिला है। देन पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको 1999 में। उसके अलावा एनडीटीवी इंडियन ऑफ आर्ट का भी इनको जो है 2014 में अवार्ड मिला है। और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि एनडीटीवी इंडियन आर्ट का जो अवार्ड है रिसेंटली किस आर्टिस्ट को मिला है। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर से जुड़े जो है रिसेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था कि सतीश गुजराल एक कलाकार है और ये है भी, तो आंसर होगा वास्तुकार। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर बहुत ही इंटेंसिवली इन्होंने काम किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वास्तुकार। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज अपने घनवाद के लिए चर्चित कलाकार हैं एंड द ऑप्शंस आर ए साल्वाडोर डाली, बी पैब्लो पिकासो, सी पॉल गोगा, डी इगान शेले। Mention the artist who is known for his cubism. Options are A. Salvador Dali, B. Pablo Picasso, C. Paul Gauguin, D. Egon Schiele. तो यहाँ पर हम इन आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूबिज्म के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं। तो सबसे पहले क्यूबिज्म क्या है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर अर्ली 20th सेंचुरी में स्टाइल फ्लरिश हुआ था। इस क्यूबिज्म को जो है लेकर बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा जो है काम किए जा चुके हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा जो है क्रोनोलॉजी समझिए। हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम 20th सेंचुरी की, अर्ली 20th सेंचुरी की। तो इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हमको जो जितने भी आर्ट स्टाइल्स हैं उनमें हमको रियलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलती है, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट देखने को मिलती है, इमिटेशन ऑफ नेचर जो है, जैसे कि आपका बारोक हो गया, आपका देन न्यू क्लासिज्म हो गया, देन आपका रियलिज्म हो गया, मतलब इस तरह से चीजें चली आ रही हैं। तो इस टाइम पे जो था आर्टिस्ट बोलते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी में आर्टिस्ट बोलते हैं कि हमको इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं करना है, आपने अब बस बहुत कर लिया है ना, रियलिस्टिक अप्रोच बहुत कर लिया। रियलिस्टिक यथार्थवाद मतलब जैसे मैं बैठी हूँ आप मुझे सेम वैसे ही बना रहे हो या फिर पेंट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो फिर दे निगलेक्टेड दिस अप्रोच ऑफ वर्क, उन्होंने इसको जो है निगलेक्ट कर दिया, इन्होंने मना कर दिया ऐसा काम करने से। तो अब जब मैं इसकी बात ओरिजिन की करूं तो इसमें 3 आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। सबसे पहले आपके आते हैं सेज़ान, एंड देन आपके आते हैं बराक, एंड देन आपके आते हैं पैब्लो पिकासो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्यूबिज्म का, इसको आप समझिए, बारीकी से समझिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेज़ान के पास। सेज़ान जो है इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है कि जितना भी हमारा नेचर है, जितनी भी हमारे सराउंडिंग है, बी इट एनीथिंग, वो
वो जो है फॉर्म है, मतलब वो फॉर्म है स्क्वायर की, स्पेयर की, है ना, ट्रायंगल की, वो सब मतलब जो है फॉर्म्स में बने हुए। आप किसी भी आर्ट सब्जेक्ट को उठा लीजिए, जैसे कि अब मैं बैठी हूँ, मैं भी क्या हूँ, एक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म हूँ, है ना। मतलब अब जैसे कि मेरा फेस है वो ओवल शेप है, एंड देन टोर्सो हो गया रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, एंड देन मेरे हाथ हो गए बेलनाकार आकृति जिसको बोलते हैं, तो सारे शेप्स में। तो उन्होंने क्या करा, क्यूबिज्म में क्या करा, तो सेज़ान ने क्या करा कि इन सब चीजों को लेकर काम किया। अब इसके काम से इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके ब्राक जो कि एक फ्रेंच पेंटर थे लेट 19th सेंचुरी के, और वो ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ क्यूबिज्म। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने आपको बात करी कि ज्योमेट्रिक शेप्स का कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मैं एक स्लाइड भी दिखाऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि आप देखिए इस वाली स्लाइड में जो नेचर है, जो लैंडस्केप का जो इन्होंने एक काम किया है, उसमें जो नेचर है यहाँ पे आपको शेप्स दिखेंगी, शेप्स में बनाया है उसको, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्राक के ऊपर। तो ब्राक ने क्या किया है, इन्होंने भी मतलब जितना भी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है जो हम देख रहे हैं, उसको फ्रेगमेंटेशन कर दिया है। उसका मतलब कि उसको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और मतलब जैसे कि एक रियलिटी होती है, जैसे कि अब मैं आपके पास बैठी हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरा सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में मेरा एक साइड व्यू भी है, मेरा एक बैक व्यू भी है ना। डिफरेंट एंगल्स मेरे जो है, डिफरेंट एंगल्स में आप मेरे को देख सकते हैं, और मेरे बहुत सारे व्यूज हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है, ब्राक ने क्या अप्रोच की है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी फिगरेटिव जो रियलिटी है, जो कोई भी एक दृश्य है, कोई भी एक जो है वस्तु है, उसको जो है फ्रेगमेंट्स में तोड़ के, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़कर, और जितने भी मेरे एंगल्स हैं उन सबको एक सरफेस पर लाकर कंपोज करने की कोशिश की गई है। तो इसी को क्यूबिज्म जो है, क्यूबिज्म स्टाइल्स को बोला जाता है। और इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम हमको देखने को मिलता है वो पैब्लो पिकासो, जो कि एक स्पेन के बहुत ही जो है वर्सेटाइल आर्टिस्ट जो है माना जाता है उनको, उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर इसमें जो है काम किया है। और यहाँ पर मैं आपको क्यूबिज्म की एक छोटी सी डेफिनेशन भी देना चाहूंगी, जिससे आपको जो मैं चीजें बोल रही हूँ ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो द डेफिनेशन गोज लाइक, क्यूबिज्म इज अ स्टाइल ऑफ आर्ट विच एम्स टू शो ऑल ऑफ द पॉसिबल व्यू पॉइंट्स ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस। तो ये जो वर्ड है, बार बार हम क्यूबिज्म बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि हम क्यूब मतलब जो है एक फॉर्म है। तो ब्राक है हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनके काम में हमको क्यूब्स बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए वहीं से जो नाम है वो ड्राइव हुआ है, इसलिए इसको क्यूबिज्म बोला जाता है। ये एक स्टाइल है और इसको एक आर्ट मूवमेंट अर्ली 20th सेंचुरी का भी जो है बोला जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो फॉर्म्स है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आर्टिस्ट का जो मेजर फोकस है यहाँ पे फॉर्म्स के ऊपर जा रहा है, एकेडमिक रियलिज्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, एकेडमिक स्टडीज जो है इनकी वो उनको बहुत ज्यादा पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और अब जो इनका काम आ रहा है, ये फॉर्म्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक जो है फॉर्म्स का बहुत ज्यादा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ज्योमेट्रिक शेप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, और ये मोर देन वन व्यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको दिखाने में बहुत ज्यादा जो है विश्वास रखते हैं। तो फाउंडर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राक थे, ये एक फ्रेंच पेंटर थे। देन पैब्लो पिकासो की जो मैंने बात करी, ये अगेन एक स्पेनिश पेंटर थे। 1881 में जो है जन्म हुआ इनका, 1973 में इनकी डेथ हो गई। और पैब्लो पिकासो, अब जब हम बात कर रहे हैं, छोटू सा हम पैब्लो पिकासो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पैब्लो पिकासो जो है अपनी दो पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो है जाने जाते हैं। तो नंबर 1 इनकी एक पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम है दे मोइसेलेस दे एविग्नॉन, यानी कि ब्रोथल ऑफ एविग्नॉन, जिसमें 5 न्यूड जो है फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनको इन्होंने डिपिक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीकन मास्क का, और देख रहे हैं आप यहाँ पे कि जितने भी व्यूज हैं, जितने भी एंगल्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के, उनको कैसे इन्होंने सारे एंगल्स को एक जगह एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। इन्होंने अलग अलग एंगल्स को, अलग अलग व्यूज इन्होंने वहां पर जो है दिखाए हैं। उसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है गुर्निका, जो कि एक प्लेस है स्पेन में, वहां पर नाजी जर्मनी ने बॉम्ब अटैक कर दिया था। तो उसके बाद जो लोगों की जो सफरिंग है, उससे जो पीड़ित हुए थे जो लोग थे, जो एनिमल्स हैं, उनकी जो सिचुएशन थी उस टाइम पे,
थे वो इस पेंटिंग में दिखाई गई है। और कई बार ये पूछा जाता है कि इसका मीडियम क्या है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मीडियम क्या है। और उसके अलावा इसका साइज भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो है इसके ऊपर काम किया गया है। और ये पेंटिंग जो है 1937 में बनाई थी, जब ये अटैक हुआ था, जैसे कि आप सब जानते हैं। और उसके अलावा जो कलेक्शन है इस पेंटिंग का, वो नेशनल म्यूजियम ऑफ स्पेन में आपको देखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिस्ट जो क्यूबिज्म के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा पैब्लो पिकासो। साल्वाडोर डाली जैसे कि आप जानते हैं सररियलिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पॉल गोगा आपके जो हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आ जाते हैं आपके। एंड देन जो इगॉन शेले हैं 20th सेंचुरी ऑस्ट्रियन जो है पेंटर हैं, और ये अपने फिगरेटिव स्टाइल में काम करने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैब्लो पिकासो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कैंटीगिरी कृष्णा हेब्बर यहाँ से दे, एंड द ऑप्शंस आर ए उडुपी, बी धारवाड़, सी मदनपल्ली, डी पुदुचेरी। कैंटीगिरी कृष्णा हेब्बर इज फ्रॉम ए उडुपी, डी धारवाड़ा, सी मदनपल्ली, डी पुडुचेरी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो के हेब्बर है ये अपने रिदमिक स्टाइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने रेखाओं को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है, और इनका जितना भी काम आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा इंडियन थीम पर मिलेगा आपको। इनका मानना था कि जब हमारा जो कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, जो हेरिटेज है, हमारी जितनी भी कलाएं हैं, जब उनमें इतना सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है, हमारा कितना बड़ा जो है साहित्य है, हम इतने रिच हैं हर पर्सपेक्टिव में, तो हम बाहर की तरफ क्यों जाएं। तो इन्होंने जितने भी काम करे लगभग सब आपको फिगरेटिव इनके काम देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा इन्होंने इंडियन थीम्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, उन्होंने इनको इंडियन थीम को लेकर ही इन्होंने काम किया। अब जरा हम इनका बैकग्राउंड जानते हैं। तो बैकग्राउंड की मैं बात करूं, आर्ट एजुकेशन जो है इनकी, फर्स्ट इन्होंने 1938 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, एंड देन आफ्टर दैट ये अकेडमी जूलियन पेरिस 1948 to 50 में जो है वहाँ पर रहे। अब मैं अगर बात करूं तो ये एक कर्नाटक के छोटे से गांव जिसका नाम था उडुपी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ 1912 में, एंड देन ही डाइड इन 1996 यानी लेट 20th सेंचुरी मुंबई में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांव में इनका जन्म हुआ, तो ये गांव के जितने भी जो है रूरल आर्ट थे और वहाँ का जो कल्चर था वहीं पर ये जो है पले बड़े हुए। और जो इनके शुरुआती काम है उनको केरला फेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शुरुआती कामों में इन्होंने जो है लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बनाए हैं। तो लैंडस्केप जो है इन्होंने तुलुनाडु के और उसके अलावा जो है मालाबार के लैंडस्केप इन्होंने बहुत सारे जो है बनाए हैं। उसके अलावा जो इनके सब्जेक्ट मैटर है वो भी जो इनकी सराउंडिंग है उनके आसपास ही घूमते हुए नजर आते हैं। जैसे कि ग्रामीण दृश्यों को बनाया है इन्होंने, मजदूरों को बनाया है, किसानों को बनाया है, मछुआरों को बनाया है। उसके अलावा जो है जितने भी हमारे इमोशंस हैं, डेली लाइफ के सीन्स तो है, हमारे इमोशंस है, हमारे दुख हैं, त्रासदी है, आशा है, निराशा है, मतलब ह्यूमन इमोशंस को लेके भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके जो है अप्रोच के बारे में, इनकी वर्क की जो है अप्रोच क्या थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है पास आउट थे, तो वहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने एकेडमिक रियलिज्म में भी काम करा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है पेरिस भी शिफ्ट हो गए, यानी कि जितने भी इन्होंने काम हैं आपके रेनेसा के हो गए, इम्प्रेशनिज्म जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे, और उसके बाद जो है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जितने भी आर्टिस्ट थे ये बाहर गए, इन्होंने बाहर की कंट्री घूमी और वहाँ के आर्टिस्ट देखे, उनका काम देखा, म्यूजियम विजिट करी। तो ये वहाँ से भी नॉलेज इनको भरपूर था और इनका जो स्किल सेट था वो भी बहुत ज़्यादा जो है परिपक्व था, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर था। लेकिन जो इनके सब्जेक्ट मैटर है, फिर ये सब्जेक्ट मैटर में अपने रूट्स की तरफ ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है अमृता शेरगिल और जो
पॉल गोगा हैं और जो पॉल गोगेन है उनके काम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आप देखिए यहाँ पर बात छोटी समझने की है। अब होने को आर्टिस्ट किसी चीज से भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे अब इस आर्टिस्ट को डिकोड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको उसका बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि केरला के बहुत ही छोटे से गाँव से थे, तो यहाँ पे आप चीजें ऑब्जर्व करिए। इन्होंने अपनी सराउंडिंग देखी, लोगों का कल्चर देखा, उनका रहने का तरीका देखा, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व किया, गरीबी है, सुख है, दुख है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ, जो भी काम कर रहे हैं ना, तो उस वक्त बी रिमेंबर कि हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पड़ा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो अब क्या होता है कि ये बाहर जाते हैं और मतलब अब देखिए, अब इन्फ्लुएंस से पड़ रहा है अमृता शेरगिल से ही क्यों प्रभावित है, और भी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनसे क्यों प्रभावित नहीं हुए भाई आप, और उसके बाद ही पॉल गोगा से बहुत प्रभावित है। तो अब जो है हम अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है सिर्फ अमृता शेरगिल और पॉल गोगा से ही क्यों जो है इन्फ्लुएंस थे। अब जैसे कि आप इनके जरा काम देखिए, स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि जो है सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने जो है लैंडस्केप पे काम किया है, केरला के आपको कोकोनट ट्रीज और ये सब आपको आर्किटेक्चर ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ग्रुप में जो है महिलाएं इन्होंने दिखा रखी है, बहुत ही बेसिक आर्ट जो है कलर पैलेट इन्होंने यूज किया। आप देखिए यहाँ पे जो येलो कलर है, येलो कलर जो है मतलब कि सिंबल है, ग्लूमीनेस का सिंबल है, जैसे कि आपको पॉल गोगा के काम में भी देखने को मिल जाएगा। उनकी एक पेंटिंग थी द येलो क्राइस्ट। अब उसमें क्या है, पॉल गोगा जो है बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिविज्म को फॉलो कर रहे हैं। वो तहीती जो है आइलैंड पे चले जाते हैं, तहीती जो मतलब एक ट्राइब है, वहां पर उनका कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं। वहां पर वो जाके क्या करते हैं, वहां पे उनके जो है लोगों के इमोशंस को जो है डिपिक्ट करते हैं, डल फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिगर से बहुत ज्यादा इटर्नल मिस्ट्री जो है आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद लो इन स्पिरिट है, सेम आप इस काम पे देखिए, इनका जो 1951 में गॉश ऑन पेपर है इन्होंने काम किया है, यानी कि मिड 20th सेंचुरी का जो है के हैबर का ये काम है। अब यहाँ पे जो ये आप फिगर्स देख रहे हैं, जैसे कि आप अमृता शेरगिल के काम में भी देखते हैं, बहुत ही उदासी लिए हुए, उन्माद लिए हुए फिगर्स जो है वो बनाती है, क्योंकि वो रियलिटी थी, वो रियलिटी थी उस टाइम की। तो इन्होंने अपने काम को रियलिटी से एसोसिएट करके किस तरह से नया स्टाइल को डेवलप किया, ये चीज होती है जो एक आर्टिस्ट अपने पूरे जीवन काल में करता है, और जिसके लिए आगे जाके बहुत ही इनको खैर वो भी प्राप्त हुआ, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन इनको मिला। तो इनको पद्मश्री मिल चुका है 1961 में। अब मैं अगर इनके पॉपुलर काम के बारे में बात करूं तो बार बार क्वेश्चन आता है कि जो है कॉक फाइटिंग यानी कि मुर्गों की लड़ाई का जो चित्र है वो किसने बनाया है, तो वो के हैबर ने बनाया है। उसके बाद फेस्टिवल इन स्लम भी इनका बहुत पॉपुलर एक चित्र रहा है। उसके अलावा होली, इंडियन डांस, टाइल फैक्ट्री, जितने भी ये सब चीजें हैं इन्होंने काम किया है। तो अब ये जो क्वेश्चन है के हैबर से एसोसिएटेड कि इनका जो लास्ट का जो फेज था, जैसे मैंने बताया अर्ली में तो इन्होंने केरला के जितने भी हैं लैंडस्केप पे काम किए हैं, देन ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अमृता शेरगिल एंड देन पॉल गॉगिन। उसके बाद जो इनका लास्ट फेज है उनकी शैली क्या थी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो प्लीज अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इनके लास्ट का जो इनका फेज था उन्होंने किस शैली को अपनाया है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मैंने यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो शैली है, इनके काम है, इनका जो स्टाइल है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, ये आपको जानने को मिला होगा छोटे छोटे फैक्ट्स के थ्रू जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि कैंटेगिरी कृष्णा हैबर यहाँ से है, तो आंसर नंबर 1 उडुपी, जो कि ये एक गांव का नाम है कर्नाटक का जो एक गांव का नाम है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1 ए उडुपी। सो नंबर ए आंसर इज द राइट ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और अब चलते हैं अपने आज के फाइनल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, एंड द ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश एंड डी राजस्थान। कैलाशनाथ मंदिर इज इन ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान।
तो अब जरा जैसे कैलाशनाथ मंदिर नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जरा एक बार आप ऑप्शन पे जाइए, कर्नाटका। कर्नाटका में तो कोई कैलाशनाथ मंदिर नहीं है। महाराष्ट्र हाँ एक है, एलोरा में है कैलाशनाथ मंदिर, महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद में देखने को हमको मिलता है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। एंड देन ऑप्शन नंबर 4 इज राजस्थान। तो राजस्थान में हमको दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, माउंट आबू के जो जैन टेम्पल हैं वो देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र में है ये, हाँ। देन द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और बात अगर हम करें कैलाशनाथ टेम्पल की, तो अब देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनर पूछ रहा है, यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर की बात आ गई, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फंस गया। टेम्पल आर्किटेक्चर से भी बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं एग्जाम्स में। तो आप जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि एलोरा का है। इसको गुफा नंबर 16 यानी 16 भी कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलोरा में अराउंड 34 केव्स जो है बनी हुई है, और उसमें केव नंबर 16 जो है वो एलोरा टेम्पल के नाम से जानी जाती है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो 8th सेंचुरी में किया गया है। और राष्ट्रकूट जो नरेश है यानी कि जो राजा हैं, कृष्णदेव जो प्रथम हैं, उन्होंने जो है इस टेम्पल को बनाया है। तो अब अगर हम बात करें आगे चलकर, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप जरा इसका चट्टान देखिए। आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस टेम्पल को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया, यानी कि पहले काम ऊपर हुआ है एंड देन नीचे का जो है काम किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको पत्थर की बात बता रही थी, मोनोलिथिक टेम्पल है, तो मैं पत्थर की बात बता रही थी। ये जो हमारी रेंज है, ये जो हमारी पहाड़ की जो रेंज है, जैसे कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता भी है। अजंता इज अगेन फेमस फॉर केव आर्किटेक्चर। और ये जो पहाड़ की जो श्रृंखला है, ये एक ही पहाड़ की श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बस अजंता और एलोरा में सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये बहुत ही पास है। जब मैं अपने ट्रिप पर गई थी, कॉलेज की ट्रिप पर, तो मैंने यहाँ पे 3 दिन बिताए थे, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट भी है ये प्लेस। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बोल रही थी कि ये जो अभी चट्टान है ये सेम ही रेंज है, पहाड़ की जो रेंज है सेम ही है। अब ये आपको बताना है कि जो पहाड़ का जो पत्थर है ये कौन सा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आता भी है। तो प्लीज डू फाइंड इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले आप इस बात को समझिए कि जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाती है, तो सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ी स्टोरी होता है, वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को छुपाए हुए होता है। अब यहाँ पर ये जो टेम्पल है, टेम्पल को जब हम पढ़ते हैं तो उसको उसकी शैली के अनुसार हम पढ़ते हैं। आर्ट हिस्ट्री में हमेशा एक बात रखना, कुछ भी चीज हो, बी इट पेंटिंग, be it sculpture, be it temple architecture, be it anything, even a single piece of art, सबके पीछे ना एक स्टोरी होती है और हर चीज को ना डिकोड करके पढ़ना है हमको। यहाँ पर जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितनी परत खुलती जाएगी, उतने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आपके जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके बेसिक सबसे ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो अब आइए चलते हैं दोबारा इसके यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम शैली की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आप शैली देख सकते हैं, ये द्रविडियन जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर है। और जब अब हम इसको डिकोड कैसे करेंगे, नंबर 1 हम इसके ग्राउंड प्लान पे सबसे पहले बात करेंगे, ग्राउंड प्लान पे। उसके बाद एलिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राउंड प्लान समझा देती हूँ। आप स्लाइड में देख सकते हैं, दिस इज द ग्राउंड प्लान। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो है पार्ट नंबर 1, यहाँ ये जो आपका एंट्रेंस है इसको गोपुरम बोलते हैं। जो एंट्रेंस डोर्स होते हैं इनको गोपुरम बोलते हैं। यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट ये आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलता है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको नंदी मंडप देखने को मिलता है। नंदी मंडप के जो है दोनों तरफ आपको ध्वज स्तंभ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर आपको सभा मंडप देखने को मिलता है। उसके बाद आप आगे देखिए, मैं पॉइंट करती जा रही हूँ, यहाँ पर आपको मंडप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप छोटे छोटे जो कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 16 कॉलम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो मेन
विमान है, यानी कि जो मेन शिखर है, द्रविड़ियन शैली में जो शिखर होता है उसको विमान बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक विमान देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है आपको शिवलिंग जो है गर्भगृह में इसके शिवलिंग है। कई बार पूछा भी जाता है कि गर्भगृह में जो एलोरा टेम्पल के गर्भगृह में क्या स्थित है, तो शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। अब ये जो आप इतना पोर्शन देख रहे हैं ना, ये जो नंदी मंडप से लेकर आपका जो मेन विमान है, ये सब ये 2 मंजिला मंदिर है और ये सब ना इंटरकनेक्टेड है। आप यहाँ पे स्लाइड देखिए, ये जब मैं अपने कॉलेज ट्रिप पर गई थी, जब मैंने क्लिक की थी, आई वॉज वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ एलोरा। सो आप यहाँ पे देखिए। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो आप अगर जैसे कि आप नंदी मंडप पे, अब आप नंदी मंडप के जो है 2nd फ्लोर पे चले गए हैं, अब यहाँ पे आपको एक जो है पवेलियन मिलेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा जिससे आप डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे सभा मंडप में, फिर मंडप में। अब जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, जो इसका जो मेन विमान है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो एंट्रेंस है, जो मेन विमान का जो एंट्रेंस है, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, वहां पर आपको जो डोर है, डोर पर आपको वहां पर गंगा और यमुना की 2 रिलीफ स्कल्पचर मिलेंगे। तो आपको मुझे ये बताना है कि गंगा और यमुना की जो आकृतियां होती है, जो स्कल्पचर होते हैं, उनको हम कैसे डिकोड करते हैं, उनका जो है आइकनोग्राफिक फीचर क्या होता है, या फिर चलिए अब मैं आपको क्लू देती हूँ कि उनका वाहन क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बार बार नेट जेआरएफ में ही पूछा जाता है, आप मुझे ये बताइए। उसके बाद फिर अब हम इस मंदिर की बात करें तो इसका जो विमान है, ये आप देख सकते हैं, ये 100 फीट हाइट है इसकी, 100 फीट ऊंचा है। और उसके अलावा जब हम इसके बेस पर आते हैं तो बेस में हम देखते हैं हाथियों की बहुत चारों तरफ जो है पंक्तियां हैं, है ना, जैसे ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रहे हैं चट्टान के। जैसे एक हाथी है, धौली का जो एक हाथी है, शोकन टाइम पे अगर आपको याद हो तो जैसे बनाया गया था, चट्टान से निकलता हो, वैसे ही डिपिक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस जो अंकन है इसका, हाथी जैसे ऐसे बाहर निकल रहे हैं, इस अंकन से हमको ऐसा दर्शित होता है कि जो है सारा बाहर जो है इस मंदिर का उनके ही पीठ पर जो है विराजमान है। तो अब मैं अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो गोपुरम है, अब ये जो मंदिर का जो मुख है, ये पश्चिम की तरफ खुलता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि जो इसका मुख है वो किस तरफ है, तो पश्चिम दिशा की ओर है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में जो है एक श्राइन है जिसको लंकेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। अगेन ये जो है शिव को डेडिकेटेड है। एंड देन छोटे श्राइन्स आपको गोपुरम के आसपास भी देखने को मिल जाएंगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक खास बात ये है, इस टेम्पल में नोटिस करने वाली खास बात ये है कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिव को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे सिर्फ जो शिव के जो पौराणिक जो कथाएं हैं, शिव के जो बहुत सारे स्वरूप हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, उनके जो एपिसोड्स हैं, उनके अलावा भी यहाँ पर विष्णु समुदाय के और शाक्त समुदाय के भी आपको जो है एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, उनकी फॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर टोटल 42 पौराणिक दृश्यों को बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं शिव की, तो यहाँ पर हमको रावणानुग्रह दिखाई देता है, यमांतक, अंतकारी, कल्याण सुंदर, नटराज, महेश, त्रिपुरांतक वगैरह दिखाई देता है। मैं अगर विष्णु की बात करूं तो यहाँ पे उनका वराह स्वरूप दिखाई देता है, नरसिंह दिखाई देता है, बलराम दिखाई देता है, एटसेट्रा दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हमको महिषासुर मर्दिनी और उसके बाद गजलक्ष्मी भी जो एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और उसके अलावा सूर्य, गणेश, सप्त मातृकाएं एटसेट्रा, यानी कि वही रामायण, महाभारत, पुराण, कृष्ण लीला, इन सब के हमको एपिसोड्स जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब मैं बात कर रही थी जैसे इनके एपिसोड्स की, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एलोरा में एक ऐसी गुफा है जो एग्जैक्टली अगर मैं उसके ग्राउंड प्लान की बात करूं, मैं उसकी जो है स्कल्पचर जो एपिसोड्स हैं, स्कल्पचर फॉर्म्स की बात करूं, सबको मिलाकर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है सेम कॉपी किया गया है एलिफेंटा में। यानी कि मैं कह रही हूँ आपसे कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो एलोरा की एक गुफा को कॉपी करके बनाई गई है। तो वो कौन सी गुफा है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये एग्जाम की पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आप मुझे इसका आंसर दीजिए, इसको ऐसे हैं, चीजें ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपको चीजें उतनी ही याद रहेंगी। और ये जो अभी सेशन चल रहे हैं, अभी तो मैं
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और आने वाली वीडियो में भी बहुत सारे मतलब इनके आगे वाले एपिसोड्स लाऊंगी और भी क्वेश्चंस पेपर जो है मैं सॉल्व करूंगी। मगर जितना हम इंटरैक्ट होंगे एक दूसरे से, जितना जो है हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा, जो नॉलेज है वो एक्सचेंज होगी, उतना ही हमारे लिए बेटर है, आपके लिए बेटर है, सबके लिए बेटर है। तो प्लीज आप ये जो हमारा अभी जो लेक्चर चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया था कि कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड और यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर 1% भी आपकी इस वीडियो ने हेल्प की हो तो प्लीज डू सपोर्ट अस। किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।